नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। यूएनएफसीसीसी का COP29 सम्मेलन बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट के साथ संपन्न हुआ। यूएनएफसीसीसी COP29 ने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि पर वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाला संकल्प अपनाया। औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। UNHCR ने 2025 में वैश्विक शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ग्लोबल अपील 2025 लॉन्च की। विश्व बैंक समूह ने चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। UNFCCC का COP29 सम्मेलन बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट के साथ संपन्न हुआ। इस पैक्ट में विविध महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों और योजनाओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य और शर्म अल शेख शमन महत्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम आदि। चलिए पैक्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है जलवायु वित्त पर NCQG। इसका उद्देश्य देशों को जलवायु आपदाओं के खिलाफ अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लाभों को साझा करने में मदद करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य प्रदान करना है। अब अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य को समझें तो इसमें पहला है बाकू अनुकूलन रोड मैप। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुरूप अनुकूलन संबंधी कार्रवाई के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें, अनुच्छेद 7 पैराग्राफ 1 सतत विकास में योगदान देने की दृष्टि से अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य स्थापित करता है। दूसरा है वृद्धिशील और परिवर्तनकारी दोनों अनुकूलन दृष्टिकोणों को मान्यता देना। यह लोगों के कल्याण की रक्षा और वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए UAE फ्रेमवर्क को लागू करता है। आगे बढ़ते हुए शर्म अल शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्यक्रम को भी समझ लेते हैं। इसका पहला मुख्य बिंदु है कोई वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण नहीं। ऐसा राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता के कारण किया गया है। दूसरा है सहयोग। शमन कार्यों पर शहरों, उपराष्ट्रीय प्राधिकारियों, स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच आपस में सहयोग किया जाएगा। और आखिरी है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण पर चर्चा। सम्मेलन में शमन कार्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की गई है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। UNFCCC COP29 ने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG को अपनाया। NCQG के तहत देशों को जलवायु आपदाओं से अपने लोगों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में मदद करने के लिए वित्त पोषण का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही यह देशों को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिली सफलता के लाभों को साझा करने में भी मदद करने का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि NCQG पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का एक प्रमुख प्रावधान भी है। इसे 2025 के बाद विकासशील देशों को उनकी जलवायु कार्रवाइयों में सहायता करने के लिए वित्त पोषण का नया लक्ष्य निर्धारित करने हेतु डिजाइन किया गया है। चलिए जानते हैं NCQG के तहत निर्धारित जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य के बारे में। पहला है बाकू वित्त पोषण लक्ष्य। इसके तहत 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में $1.3 ट्रिलियन उपलब्ध कराने का नया वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा है विकासशील देशों को ट्रिपल फाइनेंस। इसमें विकसित देशों द्वारा 2035 तक विकासशील देशों के लिए कम से कम $300 बिलियन प्रति वर्ष जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि 2009 में UNFCCC के पक्षकारों ने 2020 तक सालाना $100 बिलियन जुटाने का फैसला किया था। बाद में इस लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया गया था। इस पर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने COP29 सम्मेलन के दौरान जलवायु वित्त पर NCQG समझौते को अस्वीकार कर दिया है। इसके लिए भारत ने यह तर्क दिए हैं। पहला, वित्त पोषण पर्याप्त नहीं है। NCQG के तहत 2035 तक सालाना $300 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के अनुसार यह राशि बहुत कम है और इसे प्राप्त करने के लिए भी विकसित देशों को 2035 तक का लंबा समय दिया गया है। इसके अलावा निर्णय लेने में सभी पक्षकारों के सुझाव पर विचार नहीं किया गया है। इस तरह नया वित्त पोषण लक्ष्य ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं को शामिल नहीं करता है। साथ ही NCQG को अस्वीकार करने के भारत के पक्ष का
नाइजीरिया और मलावी जैसे देशों ने भी समर्थन किया है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि पर वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाला संकल्प अपनाया। हाल ही में यूएनजीए की छठी समिति ने मानवता के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और दंड पर संयुक्त राष्ट्र प्लेनिपोटेंटियरीज सम्मेलन को मंजूरी दी। आपको बता दें, यूएनजीए की छठी समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा में कानूनी प्रश्नों पर विचार करने वाला प्राथमिक मंच है। मानवता के खिलाफ अपराध को रोम संविधि यानी रोम स्टैट्यूट में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी देश या संगठन की नीति के रूप में किसी नागरिक आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। इसमें हत्या, बलात्कार, यातना, रंगभेद, निर्वासन और उत्पीड़न जैसे विशिष्ट आपराधिक कृत्य शामिल हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानवता के खिलाफ अपराधों पर संधि की आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि का अभाव। मानवता पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में गैर सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए जा सकने वाले संभावित अपराधों का पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे कि युद्ध के दौरान नियमों पर जिनेवा कन्वेंशन में इस तरह के अपराधों का स्पष्ट वर्णन नहीं है। दूसरा है देशों के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करना। कोई विशेष संधि मानवता के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने के लिए नया मार्ग प्रदान करेगी। साथ ही देशों को ऐसे अपराधों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करेगी। और अंतिम कारण है वैश्विक सहयोग के लिए आवश्यक। ये संधि पारस्परिक कानूनी सहायता जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य देशों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगी। चलिए अब मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखें तो इसमें 4 जिनेवा कन्वेंशन 1949, जैविक हथियार कन्वेंशन 1972, रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1993 और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए रोम संविधि 1998 आदि शामिल हैं। वहीं मानवता पर भारत में कानूनी फ्रेमवर्क की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। औद्योगिक विकार्बोनीकरण के लिए ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो और क्लाइमेट क्लब ने COP29 में औद्योगिक क्षेत्र के विकार्बोनीकरण के लिए ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म यानी GMP लॉन्च किया। आपको बता दें कि यूनिडो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, उसे गतिशील बनाना और उसमें तेजी लाना है। वहीं क्लाइमेट क्लब एक अंतर सरकारी मंच है। यह जलवायु कार्रवाई और उद्योगों के विकार्बोनीकरण में तेजी लाने पर सहयोग करता है। खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म GMP के बारे में। इसका उद्देश्य विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु अनुकूल औद्योगिक विकास में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसके सचिवालय की बात करें तो GMP क्लाइमेट क्लब का एक समर्थन तंत्र है जिसका सचिवालय यूनिडो में होगा। इसकी कार्यप्रणाली को देखें तो यह ऊर्जा एवं उत्सर्जन गहन उद्योगों क्षेत्रकों में उत्सर्जन को कम करने के लिए देश विशिष्ट जरूरतों को वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता से जोड़ेगा। साथ ही यह सभी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुला होगा। चलिए अब जानते हैं कि औद्योगिक विकार्बनीकरण क्या है। यह उन ऊर्जा दक्ष और संधारणीय परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है जो उद्योगों के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। इसकी मुख्य रणनीति है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। इसके अलावा नवीकरणीय स्रोतों, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण आदि के माध्यम से अंतिम उपयोग ऊर्जा का विकार्बनीकरण करने का प्रयास करना। अब जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकार्बनीकरण करना अति आवश्यक है। वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों द्वारा होने वाले कुल CO2 उत्सर्जन के 1/4 के लिए अकेले औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार हैं। खबर के अंत में बात करेंगे विकार्बनीकरण के लिए शुरू की गई विविध पहलों के बारे में। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो पहला है इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव 2021। यह यूनाइटेड किंगडम और भारत के सह नेतृत्व वाली एक पहल है। यह कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्रियों की वैश्विक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए
सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। दूसरा है उद्योगों के विकार्बनीकरण के लिए गठबंधन। यह अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा समन्वित है। इसका उद्देश्य औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं का विकार्बनीकरण करना है। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों की बात करें तो इसमें शामिल है प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। यह उद्योगों के लिए एक ऊर्जा दक्षता क्रेडिट ट्रेनिंग योजना है। यह ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक टूल है। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय भी नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। UNHCR ने 2025 में वैश्विक शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ग्लोबल अपील 2025 लॉन्च की। UNHCR ने दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों, विस्थापित लोगों और राज्य विहीन लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने तथा स्थायी समाधान लागू करने हेतु 2025 के लिए $10 बिलियन जुटाने के लिए ग्लोबल अपील 2025 लॉन्च की है। आपको बता दें ये 2025 के लिए UNHCR की योजनाओं को रेखांकित करेगी। शरणार्थियों की सुरक्षा, सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए UNHCR द्वारा वित्त पोषण में मदद करेगी तथा शरणार्थियों की स्थितियों का स्थायी समाधान खोजने में सहायता करेगी। चलिए अब वैश्विक शरणार्थी संकट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो उत्पीड़न, युद्ध, संघर्ष या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन के लिए मजबूर हुआ है या किया गया है और वह सुरक्षा की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर गया है। UNHCR की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया भर में 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं। इनमें 40% बच्चे हैं। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो इसमें संघर्ष और हिंसा जैसे सीरिया, उत्पीड़न जैसे म्यांमार और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आदि शामिल हैं। इसी के साथ अब इसके समक्ष आने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले शरणार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को देखें तो इसमें भोजन, आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव, मुख्य धारा के समाज द्वारा भेदभाव और बहिष्कार, तस्करी के प्रति सुबेद्य आदि शामिल हैं। वहीं मेजबान द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बात करें तो इसमें जनसंख्या में अचानक वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव में वृद्धि आदि शामिल हैं। ऐसे में अब भारत द्वारा शरणार्थी संकट के समाधान हेतु शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज 2018। यह शरणार्थियों और उनके मेजबान देशों की मदद के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। दूसरी है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। यह शरणार्थियों और उनके मेजबान समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने तथा उनका समाधान खोजने के लिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और तीसरी है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। इसे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1949 में स्थापित किया गया था। खबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। UNHCR 136 देशों में कार्य कर रहा है। इसे 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। विश्व बैंक समूह ने चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी और चरम मौसमी घटनाएं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं। साथ ही रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने और अनुकूलन के लिए युवाओं को सशक्त, तैयार व कौशल प्रदान कर सकती है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है स्कूली शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण स्कूल बंद होने से देशों में सालाना औसतन 11 शिक्षा दिवसों का नुकसान होता है। निम्न आय वाले देश इससे सबसे अधिक प्रभावित है। दूसरा है जलवायु जागरूकता पर सूचना संबंधी अंतराल। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता अभी भी केवल 65% है।
तीसरा है स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की आवश्यकता। वैश्विक ग्रीन ट्रांजिशन के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि अनुमानित 100 मिलियन नई नौकरियों के लिए कुशल श्रमिकों और कामगारों की आवश्यकता, साथ ही अधिकांश मौजूदा नौकरियों के लिए अपस्किल्ड कामगारों की आवश्यकता तथा 78 मिलियन नौकरियां जो कि समाप्त हो जाएंगी उनके लिए रीस्किल्ड कामगारों की आवश्यकता। वहीं चौथा प्रमुख बिंदु है शिक्षा। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में मदद कर सकती है। भारत में बच्चों तक जलवायु संबंधी शिक्षा की पहुंच से न केवल उनके जलवायु अनुकूल व्यवहार में वृद्धि हुई है, बल्कि माता पिता के जलवायु अनुकूल व्यवहार में भी लगभग 13% की वृद्धि हुई है। आइए खबर के अंत में अब रिपोर्ट में की गई सरकारों के लिए सिफारिशों का भी रुख कर लेते हैं। पहला है जलवायु अनुकूल व्यवहार परिवर्तन के लिए स्कूली शिक्षा का उपयोग करना। इसके लिए स्कूली बच्चों के आधारभूत कौशल में सुधार एवं स्टेम शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। साथ ही स्कूली बच्चों को अच्छी तरीके से डिजाइन की गई जलवायु शिक्षा प्रदान करने पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का संक्षिप्त रूप है। साथ ही ग्रीन स्किलिंग और नवाचार के लिए तृतीयक शिक्षा का उपयोग करना, मजबूत आधार, लचीले माध्यम और सूचना प्रवाह के माध्यम से छात्रों की अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। और आखिर में शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण करना। इसके लिए शिक्षा प्रणाली की बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूलनीय और लचीला बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम जानेंगे राजराज चोल जी के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में साध्याविड़ा के दौरान प्रसिद्ध चोल सम्राट राजराज चोल की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि साध्याविड़ा उत्सव तमिल माह अयप्पासी में मनाया जाता है। यह उत्सव बृहदेश्वर मंदिर में अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक चलता है। आइए जानते हैं राजराज चोल के बारे में। जब अरुमोलीवर्मन के शासनकाल के दौरान चोल शक्ति अपने चरम सीमा पर थी, तब अरुमोलीवर्मन ने राजराज प्रथम की उपाधि धारण की थी। कंडालूर सलई के नौसैनिक युद्ध में राजराज ने चेर शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया था। उन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था तथा उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा राजराज ने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा कराया था। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की 91वीं आम परिषद की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। NCDC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी। यह केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA का वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन की थीम है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। यह थीम भारत सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप है। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की संयुक्त समिति की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। AITIGA पर अगस्त 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ था। हाल ही में भारत के वाणिज्य सचिव ने भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के कार्यान्वयन के लिए नॉर्वे की यात्रा की। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप दिव्यांगजनों से भरे जाने वाले पदों की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के नियोजन में समावेशिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल ट्विजर्स का उपयोग करते हुए क्वांटम टनलिंग के माध्यम से परमाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियंत्रित तरीके से स्थानांतरित करने में सफलता हासिल की है। ऑप्टिकल ट्विजर्स को लेजर ट्रैप के रूप में भी जाना जाता है। लेबनान में मौजूद यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल बालबेक, टायर और अंजार बार बार होने वाले हमलों से खतरे में पड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।